हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x प्लस 5। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, f ऑफ d ऑफ y इक्वल्स टू q ऑफ x। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। हम सबसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। देखो क्या ये दोनों मैच करते हैं, ये दोनों फिलहाल मैच नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर ये फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को हम लास्ट में ऐड करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम इसमें ये फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले लेंगे। हम लिखेंगे गिवन क्या दिया है, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू e टू द पावर 3x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x प्लस 5। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स के फॉर्म में है, जबकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कैपिटल D है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पुट करेंगे d बाई डी एक्स के जगह कैपिटल D। ठीक है, हम यहाँ पे d बाई डी एक्स के जगह कैपिटल D पुट करेंगे और एक काम करेंगे, यहाँ पे तीनों में से y जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये सब करने के बाद देखो क्या होगा, ये d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 और y हमने कॉमन ले लिए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम रहने दो, माइनस 4 e टू द पावर माइनस x प्लस ऑफ 5। तो देखिए हमने क्या किए, d बाई डी एक्स की जगह कैपिटल D रखे। तो यहाँ पे d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे d स्क्वायर आ गया, y बाहर निकल गया। देन यहाँ पे dy बाई डी एक्स था तो d यहाँ पे ले लिए, y बाहर ले लिए और यहाँ पे y जो है वो हमने यहाँ कॉमन ले लिए। तो इस तरह से लिख लिए और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये दोनों को मैच करो, क्या ये दोनों मैच करते हैं? बिल्कुल ये दोनों मैच करते हैं। f ऑफ d ऑफ y इक्वल्स टू q ऑफ x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखिए, ये जो ब्रैकेट है ये f ऑफ d है, तो f ऑफ d ऑफ y इक्वल्स टू q ऑफ x। ये ब्रैकेट f ऑफ d है और ये है q ऑफ x। और अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसा कहा था हमने कि आपको दो सॉल्यूशंस निकालना है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए एक बार आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद CF और PI निकालना होता है। CF माने वही जो हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड PI माने पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन CF फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करने के लिए क्या करना होता है, ये जो y का कोएफिशिएंट है f ऑफ d, इसको 0 के साथ इक्वेट करना होता है। अगर आप ये f ऑफ d को 0 के साथ इक्वेट कर लेते हैं तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलता है। फिर वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालना होता है और फिर उसी का यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनता है। तो चलो हम यहाँ पे वही करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है AE, इट मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। तो यहाँ पे हमने जैसा कहा कि f ऑफ d को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो ये जो ब्रैकेट है ये पूरा एज अ f ऑफ d है, तो ये ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करो तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने बना लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन और अब हमें इसके रूट्स निकालना है। इसके रूट्स के टाइप को देख के हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाएंगे। अब इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, इसके रूट्स निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं या तो मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर को अगर आप इक्वेशन मोड में लेंगे तो आप आसानी से इसके रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो रूट्स रियल आएंगे तो कैलकुलेटर में बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा। अगर वो रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो कैलकुलेटर में आंसर जो है वो पॉइंट में बताएगा। अगर कैलकुलेटर में रूट्स निकालते समय अगर रूट्स पॉइंट में आता है तो समझ लो कि जो रूट्स है वो इमेजिनरी है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम मैन्युअली फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो मैन्युअली सॉल्व करना कैसे, देखो मैन्युअली सॉल्व करते समय यहाँ पे ये देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 2 और उसके पहले d का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और जिसका एडिशन 2 हो। क्या कहा, आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और एडिशन 2 हो, लेकिन ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 हो और एडिशन 2 हो। ऐसे कोई भी दो नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए दूसरा रूल यूज करेंगे। रूल ऐसा है, देखो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, हम ये फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ट्वाइस ए। अब ये एबीसी का क्या मतलब है, तो ये जो इक्वेशन है, देखो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से आपको एबीसी मिल जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, डी का कोएफिशिएंट बी होता है और जो कांस्टेंट है वो सी होता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहां पे है 1, देखो डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ए का वैल्यू 1 है, डी का कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब बी का वैल्यू 2 है और कांस्टेंट यहां पे 2 है, इसका मतलब सी का वैल्यू 2 है। तो ये जो एबीसी का वैल्यू है, ये एबीसी का वैल्यू यहां पे पुट करो, ये फार्मूले में पुट करो तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो चलो हम यहां पे पुट करते हैं, तो ये हम लिखेंगे माइनस बी, इसका मतलब देखो बी का वैल्यू है -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब ये 2 स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से देखो सभी का वैल्यू हमने पुट कर दिए और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ट्वाइस ए, इसका मतलब 2 इंटू 1, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है। और अब बस इसको सॉल्व करो, तो ये क्या होगा, ये होगा d इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये देखो 4 माइनस 8, ये 4 इंटू 1 इंटू 2, इसका मतलब 8, 4 माइनस 8 मतलब क्या होगा, ये -4 और डिवाइडेड बाय ये क्या रहेगा 2। देखो हमने यहां तक सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर देखो क्या है, अंडर रूट के अंदर है -4, माइनस मतलब आई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो माइनस की जगह आप आई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर मतलब माइनस होता है और आई माने इमेजिनरी टर्म है, तो इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर हमेशा -1 होता है। तो यहाँ पे जो माइनस है, माइनस की जगह हम आई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, d इक्वल्स टू क्या है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे देखो अब हम क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने क्या किए, ये जो माइनस है, माइनस की जगह हमने आई स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि -1 यानी ही आई स्क्वायर होता है, या उल्टा बोलो आई स्क्वायर यानी ही -1 होता है। तो अंडर रूट के अंदर जहां पे माइनस था उसके जगह हमने आई स्क्वायर लिख दिए और अब इसका अंडर रूट लो, क्या इसका अंडर रूट हो सकता है, बिल्कुल इसका अंडर रूट हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा होगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज i2 बोलो या 2i बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, तो हम लिखेंगे i2 डिवाइडेड बाय 2 और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में बचेगा -1 प्लस माइनस i और डिनोमिनेटर में है 2। और देखो कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस i बचेगा, तो हम लिखेंगे -1 प्लस माइनस i, तो ये हमें क्या मिल गए, ये हमें रूट्स मिल गए -1 प्लस माइनस i। और अब इसका यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाएंगे। हमने आपको कहा था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालना होता है, तो ये हमने फाइनली रूट्स निकाल गए। और ये जो रूट्स है ये इमेजिनरी रूट्स है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट। इमेजिनरी में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है इमेजिनरी एंड डिफरेंट और दूसरा होता है इमेजिनरी एंड इक्वल। तो ये जो रूट्स है ये है इमेजिनरी एंड डिफरेंट। अब इसका यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखो। उसके लिए आपको इमेजिनरी डिफरेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है, क्या ये दोनों मैच करते हैं, बिल्कुल ये दोनों मैच करते हैं। तो ये दोनों मैच करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, अल्फा की वैल्यू मिल रही है -1 और बीटा की वैल्यू मिल रही है 1। ठीक है, देखो अल्फा की जगह यहाँ पे -1 है और बीटा की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो अल्फा बीटा मिल गया। अब इसका यूज करके हम आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे बनेगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला होता है e⁴ x। देखो हम आपको पहले फार्मूला यहाँ पे लिख के देते हैं, फिर हम इसी में वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। e⁴ x और फिर ब्रैकेट में होता है c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। हम लिखेंगे c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x। ये होता है स्टैंडर्ड फार्मूला। अगर इमेजिनरी एंड डिफरेंट रूट्स है तो इमेजिनरी फॉर्म में है तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का फार्मूला। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने जो स्टार्टिंग के वीडियोस है, स्टार्टिंग के वीडियोस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सभी टाइप के रूट्स के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिख दिए, बस यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू अब पुटअप करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है -1, तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह लिखेंगे -1। तो ये देखिए क्या हुआ e⁻ x और बीटा की जगह यहाँ पे 1 रखना है और यहाँ पे भी बीटा की जगह 1 रखना है। तो फाइनली ये हमने रख दिए और ये हमें पूरा क्या मिला, ये हमें पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। और अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। हमने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि आपको 2 टाइप के सॉल्यूशंस निकालना होता है, एक है CF, दूसरा है PI। मतलब
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF तो हमने निकाल लिए, अब बचा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, इट मींस PI फाइंड आउट करेंगे। तो PI फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला ऐसा है। देखिए पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, फिर इसी के जगह हम डायरेक्टली उसका जो वैल्यूज है वो पुटअप करेंगे। फार्मूला है PI का, दैट इज 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। देखो ये है फार्मूला 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। f ऑफ d और q ऑफ x कहां से मिलेगा, तो ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे फॉर्म तैयार किए थे, देखिए ये जो है हमने कहा था कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ पे f ऑफ d ऑफ y इक्वल्स टू q ऑफ x, ये f ऑफ d हमने आपको कहा था ब्रैकेट माने f ऑफ d है और ये पूरा q ऑफ x है। तो ये जो f ऑफ d है वो आपको यहाँ लिखना है डिनोमिनेटर में, और ये राइट हैंड साइड में ये जो पूरा q ऑफ x है राइट हैंड साइड में ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ये f ऑफ d के जगह क्या आएगा, तो वो इक्वेशन आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ d के जगह क्या इक्वेशन है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2। तो हम लिखेंगे दैट इज d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2, और q ऑफ x के जगह ये पूरा राइट हैंड साइड आएगा, तो उसमें एक्सपोनेंशियल के दो टर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, हम इसको ब्रैकेट में देंगे e टू द पावर 3x माइनस 4 e टू द पावर माइनस x प्लस ऑफ 5। देखिए हमने इस तरह से सभी चीजें यहाँ पे पुट कर दी, और अब हमें इसको सॉल्व करना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो 1/f ऑफ d के फॉर्म में था इसको हम तीनों टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद पहले क्या होता है, काफी लंबा जाएगा, तो हम ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PI इक्वल्स टू 1/ ये है d स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 2 इंटू e टू द पावर 3x, ये पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। देन सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 जो है वो हम बाहर ले लेंगे, -4 हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इक्वेशन लिखेंगे d स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 2 और फिर e टू द पावर -x। और फिर यहाँ जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 कांस्टेंट है, उसको भी हम बाहर लेंगे, तो वो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में है d स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस 2, और यहाँ 5 को हमने बाहर निकाल लिए तो वहां पे 1 बचा, तो उसके जगह हम e टू द पावर 0x ऐसा लिखेंगे, क्योंकि 1 माने e टू द पावर 0x होता है, तो e टू द पावर 0x माने ही 1, तो हमने ये लिख दिए। ऐसा हमने क्यों किए, ऐसा हमने इसीलिए किए क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय टोटल 6 केसेस है। 6 केसेस में ये केस नंबर 1 में आता है। देखो 1/f ऑफ d एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ये भी उसी फॉर्म में है, वो भी उसी फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है हर जगह एक्सपोनेंशियल है। इसका मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 1 का रूल यहाँ पे लगेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल का रूल लगेगा। रूल क्या है, रूल ऐसा है कि एक्सपोनेंशियल जब कभी भी यहाँ पे होता है तो e टू द पावर, ये देखिए क्या लिखा है, e टू द पावर 3x लिखा है। तो रूल ऐसा है, देखो यहाँ पे आपको रूल बता देते हैं। रूल ऐसा है कि अगर 1/f ऑफ d के फॉर्म में हो और अगर e टू द पावर ax हो, देखो यहाँ पे केस नंबर 1 का रूल ये आपको बता रहे, अगर ये फॉर्म में हो, देखो ये बिल्कुल वही फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे भी वही फॉर्म में है, यहाँ पे भी है और वहां पे भी है। अगर ये फॉर्म में है, केस नंबर 1 में है, तो आपको क्या करना होता है, ये जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, a, आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में f ऑफ d है वहां पे जहां पे d है वहां पे a पुट करना है। क्या कहा, जहां पे d है वहां पे आपको a पुट करना है, लेकिन d के जगह जब आप a पुट करेंगे, इट मींस जब आप d को a से रिप्लेस करेंगे तो आपको पहले ये चेक करके देख लेना है कि क्या रिप्लेसमेंट करते समय डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। अगर रिप्लेसमेंट करते समय डिनोमिनेटर अगर नहीं 0 हो रहा है तो फिर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट करते समय अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फिर आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। चलो जो हमने कहा है वो यहां पे सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कहा था हमने, चलो यहां पे हम केस नंबर 1 के रूल्स अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए इसके साथ मैच करके देखो, ये बिल्कुल मैच करता है, ये 1/f ऑफ d के फॉर्म में है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, इट मींस e टू द पावर ax के फॉर्म में है। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, देखो x का कोएफिशिएंट, इसका मतलब 3 जो है वो यहाँ पे a हो गया। a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग d के जगह a पुट करना है, तो यहाँ पे जहां पे d है वहां पे a पुट करो। a का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे जहां पे d है वहां पे 3 पुट करो, और देखो पहले कि क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। चलो यहाँ पे रफ में सॉल्व करके देखते हैं। d स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा, वो हम लिखेंगे 9, देन प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 6,
प्लस 2, तो ये हमने लिखे 2, तो क्या ये 0 हो रहा है? ये 0 नहीं हो रहा है। रिप्लेसमेंट करते समय डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम यहां पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। चलो यहां पे भी चेक करके देखते हैं, ये भी इसके साथ मैच करके देखो, ये बिल्कुल यहां पे मैच होता है। हम यहां पे केस नंबर 1 के रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे a का वैल्यू क्या है? देखो a का वैल्यू है -1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट a होता है, तो x का कोएफिशिएंट -1 है, तो रूल के अकॉर्डिंग यहां पे जहां पे d है वहां पे -1 पुट करके देखो, और पहले देखो रफ में कि क्या वो 0 हो रहा है। तो d स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो वो हो गया 1, देन प्लस 2 इंटू डी माने -1, तो ये हो गया ये हो गया -2, तो हम यहां लिखेंगे -2 और फिर है +2, तो ये हमने लिख दिए। क्या ये पूरा 0 हो रहा है? ये पूरा 0 नहीं हो रहा है। भले ये -2 +2 ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन 1 यहां पे बचेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यहां पे भी हम चेक करेंगे, हमें x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, इसका मतलब a का वैल्यू 0 है, तो यहां पे 0 रखो, यहां पे 0 रखो, और यहां पे तो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे 2 है, इसका मतलब यहां पे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो फाइनली तीनों में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब तीनों में हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहां पे केस नंबर 1 अप्लाई करके रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये हम लिखेंगे 1 बाय, देखो यहां पे d के जगह हमें 3 पुट करना है, तो d स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 3 स्क्वायर +2 इंटू 3 +2, ठीक है। तो यहां पे d के जगह हमने 3 पुट कर दिए, और ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज यहां पे लिखो, और -4 डिवाइडेड बाय, यहां पे d के जगह हमें क्या रखना है? यहां पे d के जगह -1 रखना है, तो ये d स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, देन +2 इंटू -1 +2, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल यहां पे एज इट इज लिखो, ठीक है। जहां पे d है वहां पे हमने -1 रखे, और यहां पे जहां पे d है वहां 0 पुट करो, तो ये हो जाएगा प्लस, न्यूमरेटर में 5 है, डिनोमिनेटर में 0 +0 +2, और फिर e⁴x, इस तरह से ये हमने पुट कर दिए। और अब फाइनली यहां पे कहीं पे भी d नहीं है, देखो ना यहां पे d है, ना यहां पे d है, ना यहां पे d है, इसका मतलब यहां से अब पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना काफी आसान हो गया। बस इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, तो देखो हम यहां पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, दैट इज क्या निकलेगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 बाय ये कितना d स्क्वायर, इसका मतलब 9 + 6 + 2, 9 + 6 + 2, 9 + 6 मतलब 15, 15 + 2 17, तो 1/17, और फिर e⁴ क्या है? 3x, ओके, देन माइनस, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये बचेगा ओनली 1, तो 4/1, इसका मतलब 4 e⁻⁻x, और यहाँ पे ये हो गया 5/2 e⁻⁴x, तो सिर्फ यहाँ पे 5/2 लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ तक हमने एक्सटेंड किए, और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें PI दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। तो हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको 2 टाइप के सॉल्यूशन निकालना होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों हमने यहाँ पे निकाल लिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाले थे, और ये अभी हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिए। और अब ये दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से हमें क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, ऐसा लिखना होता है, दैट इज CF + PI। CF और PI को जस्ट आपको ऐड करना है, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू, CF माने क्या है? वो देखिए, वो CF एज इट इज आपको लिखना है e⁻⁻x, और ब्रैकेट में C1 cos of x प्लस C2 sin of x, ये हमने CF लिख दिए। और अब ये PI लिखना है एज इट इज, तो ये हम लिखेंगे e⁻3x/17, और फिर है -4 e⁻⁻x प्लस ऑफ 5/2। तो फाइनली ये हमने जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिए, और प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।